स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और मैं आपके साथ बने रहूंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स के लिए, जहां पे हम लोग मेंस 100 के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से SNT का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके प्रति आपके साथ डिस्कशन करूंगा इन द अपकमिंग लेक्चर्स। आप जानते हैं कि मेंस 100 स्टडी IQ का एक इनिशिएटिव है, जहां पे हम हमारी तरफ से आपकी मदद करना चाहते हैं फॉर UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2022। हम क्वाइट श्योर कि आपने हमारे दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखे होंगे, इकोनॉमी का लेक्चर्स, दूसरे लेक्चर्स। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। एग्जाम कुछ ही दिनों में है, आपके पास 40-42 दिन है, सितंबर मिड से मेंस शुरू हो जाएगी। तो हम क्वाइट श्योर कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाया होगा, आपने अपना एक प्लान बनाया होगा। तो जो भी आपको यहाँ से इनपुट्स मिलेंगे तो आप अपने प्लान में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने प्लान को या शेड्यूल को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, जहां पे आप इन इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। और सबसे पहली चीज, ये प्रोग्राम डायरेक्टेड किस तरफ है? ऑफ कोर्स फोकस इज ऑन UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2022। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एस्पिरेंट्स को ये मदद नहीं करेगा। अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति आपका अप्रोच क्या होना चाहिए मेंस के दृष्टिकोण से, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग में रिफाइनमेंट कैसे लानी है, इसके प्रति मैं आपको सारी इनपुट्स देता रहूँगा इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? देखिए, कहा जाता है गोल्ड एंड एक्सपीरियंस नेवर फेड्स। एक्सपीरियंस इज समथिंग विच विल गिव यू विजडम अल्टीमेटली। और आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग मेल्स। इनफैक्ट मेरे अगर UPSC के प्रिपरेशन फेज में की बात करें तो आई हैव अटेम्प्टेड 4 मेंस। 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 3 बार पर्सनैलिटी टेस्ट। आई हैव रिटन कपल ऑफ KPSC मेंस ऑल्सो, आई हैव रिटन कपल ऑफ फॉरेस्ट सर्विस मेंस ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट इस एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ इनपुट्स दूंगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगेन आई हैव टू पुट अ कॉशनरी नोट हियर। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1000 कैंडिडेट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो क्लियर करते हैं, तो 1000 स्ट्रैटेजीज होती है। तो हम क्वाइट श्योर कि आपने अपना एक प्लान बनाया होगा, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, अपना एक शेड्यूल बनाया होगा। तो शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपके शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली फॉर UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2022 कैंडिडेट्स, राइट। अब चलिए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और आज का हमारा एजेंडा क्या होगा? आज मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा अजम्पशन यहाँ पे ये है कि सिंस यू आर ऑलरेडी राइटिंग मेंस, सो माय अजम्पशन इज यू नो ऑल द बेसिक थिंग्स, यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स, तो यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो मेरा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इन जनरल जब भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक एनिग्मा ज़रूर जुड़ा हुआ है। और एनिग्मा के अलावा एस्पिरेंट्स के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि यार इसकी तैयारी कैसे करें, वाई देयर इज एन एनिग्मा एंड वाई देयर इज अ नेग्लेक्ट ऑल्सो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत सारे एस्पिरेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार तैयारी कहाँ से करें, सोर्स क्या है, कितना फोकस हमारा होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गई, यू नो कि यार अगर पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा, DD बासु पढ़ लूंगा, तैयारी कर लूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आता है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सोर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा एनिग्मा है सिलेबस से जुड़ा हुआ। अब सिलेबस क्यों? देखिए, इसकी तैयारी प्रीलिम्स के लिए एक अलग फोकस से होती है, मेंस के लिए एक अलग फोकस से होती है। अब चलिए पेपर के सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा होगा, उस सिलेबस में केवल आपको लिखा हुआ है जनरल साइंस। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रीलिम्स के लिए फोकस अलग होता है, मेंस के लिए फोकस अलग होता है। प्रीलिम्स में आपको फोकस करना पड़ता है बायोलॉजी के ऊपर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बेसिक समझना है आपको, सभी चीज़ों को बेसिक समझना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, राइट, कुछ फैक्ट्स को याद रखना है। मैं कहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो तैयारी होती है, वेरी क्लोज तैयारी होती है हिस्ट्री की। जैसे हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हिस्ट्री की प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा सा अलग है, मेंस की तैयारी थोड़ा सा अलग होती है। हिस्ट्री में जैसे हम लोग थोड़ा सा माइक्रो व्यू से प्रिपरेशन करते हैं कि भैया इवेंट्स क्या थे, बैटल ऑफ प्लासी क्या था, बैटल ऑफ बक्सर क्या था, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन होती है हिस्ट्री के लिए।
और मेंस में मैक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन होती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ यही होता है। इसीलिए एस्पिरेंट्स थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं कि कैसे करना। और दूसरा है कि भैया सोर्स क्या है, वो तो इटर्नल प्रॉब्लम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। लेकिन अगर हम लोग मेंस में फोकस करें, यहाँ पे भी आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज जनरल स्टडीज 3 GS3 पेपर 4 यहाँ पे लिखा है, नोटिफिकेशन से ही लिया। पेपर 4 क्यों होता है? क्योंकि पहला पेपर ऐसे का है। तो GS3 पेपर में आपके पास सिलेबस क्या क्या है? अगर आप सिलेबस देखोगे, देयर इज टेक्नोलॉजी जो हमारा फोकस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मेजॉरिटी सवाल आपको इकोनॉमी से आते हैं। इसके अलावा यू हैव क्वेश्चंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, यू हैव क्वेश्चंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, यू हैव क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 20 सवाल जो होते हैं आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 में 20 सवाल होते हैं। तो इन 20 सवालों में आपको इकोनॉमी के सवाल मिल जाते हैं, और इकोनॉमी फोकस करते में इकोनॉमी प्रिपरेशन करनी है। इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इन सब चीज़ों में आप एक फ्रेमवर्क जरूर बना लेते हो। अब फ्रेमवर्क मतलब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी में आपने फ्रेमवर्क बना लिया कि मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ लूँगा, बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लूँगा, या फिर जो भी नई थ्रेट्स है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसका एक फ्रेमवर्क बना लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ मैं यही कर लेता हूँ कि मैं अपना फ्रेमवर्क बना लेता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, किस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, और किस तरह से मेरा रेस्पॉन्स होना चाहिए, रेस्पॉन्स हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, किस तरह करना है। तो आपने फ्रेमवर्क बना लिया, तो ये आसान होता है दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो फ्रेमवर्क बनाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं किन चीज़ों पर फोकस करूँ। और एक तो सवाल अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, कई बार आपको कनेक्टिविटी होते हैं, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जुड़े सवाल आते हैं, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं, टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कई बार सवाल आते हैं। तो ओवरलैप भी आपको मिल जाता है। लेकिन वाई मेकिंग ए फ्रेमवर्क बिकम्स टफ? आप जस्ट सिलेबस को देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, राइट? यानी कि अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें एक आसान चीज़ हो जाएगी कि आप 1950 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट्स पढ़ लीजिएगा, तो आपको लगता है हिस्टोरिकली तो मैं रेडी हूँ, राइट? लेकिन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड। इसके अलावा थर्ड पॉइंटर पढ़िएगा, अवेयरनेस इन IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड अदर इश्यूज, अदर IPR इश्यूज, अगेन कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स। इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि करंट अफेयर्स से आपको कंटिन्यूसली अवगत रहना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे भी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप अपना बेस बिल्डअप कर लेते हो, और वो प्रीलिम्स की नॉलेज आपको यहाँ पे काफ़ी मदद करेगी। बट अगेन यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग विद करंट अफेयर्स, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए फ्रेमवर्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सोर्स का बात करें तो सोर्स, सर हम लोग कहाँ से पढ़े? अगेन फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स से ही बहुत बार सवाल आते हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में पहला जो अप्रोच है, यहाँ पे मैं आपको यही समझाऊंगा कि किन चीज़ों पे फोकस करना है, और हमारा जो लेक्चर सीरीज चलेगा उसमें भी हमारा फोकस कैसा रहेगा, यही आपको बताने वाला, राइट? सो दैट वुड बी द एजेंडा टुडे। आई होप कि आप सिलेबस से थोड़ा सा क्लियर हो चुके हैं। लेट्स बिगिन। एंड बिफोर वी बिगिन द क्लास, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस लेवल की कॉम्पिटेंसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उससे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे एट द एंड। लेकिन उससे पहले बिफोर वी बिगिन, इन जनरल कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं मेरे, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस स्पीक्स। तो मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो इन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, आपकी मेंस में मदद करें, राइट? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका खुद का एक प्लान होगा, एक शेड्यूल होगा, आपका खुद का एक अप्रोच भी होगा, एक माइंडसेट भी होगा कि मैं मेंस में जाऊंगा, नॉट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन जनरल मेंस में जब मैं अप्रोच करूंगा मेंस का पेपर, तो मैं 20 के 20 सवाल लिखूंगा, कुछ इस तरह का अप्रोच होगा। या फिर देखिए, अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अप्रोच टू द पेपर मतलब जैसे ही मुझे पेपर मिला तो मेरा माइंडसेट क्या होगा। अगर आप एक रिजिड माइंडसेट के साथ जाओगे, मुझे 20 के 20 सवाल सॉल्व करने, यू पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। तो एक तरफ तो कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, मुझे आर या पार हो, मुझे 20 सवाल तो लिखने हैं, कुछ तो लिखना है लेकिन 20 सवाल लिखने हैं। कुछ अलग तरह के कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, मैं केवल समझ लो 12-14 सवालों के ऊपर फोकस करूंगा और अच्छे आंसर लिखूंगा, राइट? अब देखिए, जब आप रिजल्ट स्पेक्ट्रम देखोगे, स्टूडेंट्स को देखोगे, तो आपको सभी तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 20 सवाल लिखना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैं 12-14 सवाल लिखूंगा, अच्छे ही लिखूंगा।
लेकिन मेरी तरफ से मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा, डू नॉट हैव दैट रिजिड माइंडसेट कि मुझे यार यही करना है, राइट? क्योंकि एग्जाम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कई बार सवाल लेंदी आते हैं, कई बार इजी सवाल आते हैं, कई बार टफ सवाल आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी वेरी निम्बल इन योर अप्रोच ऑल्सो। लेकिन अगर सेफर साइड में मुझे बताना है तो the best number that you can have is around 18 to 19 question acceptable. First of all, the best case scenarios 20 के 20 सवाल लिखने और अच्छी क्वालिटी के आंसर लिखने। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 20 सवाल लिखोगे, कंप्लीट करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू राइट आंसर्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के आंसर लिखने, तभी आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो एक ऑप्टिमम नंबर मुझे लगता है कि आपके दिमाग में 18 से 19 भी आप करो तो ठीक है, वेरी फाइन। तो मुझे लगता है 19 इज अ सेफ नंबर। 18 to 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ साइड। लेकिन इसीलिए रिजिड अप्रोच क्या आप जाओगे ना कि मुझे पेपर खत्म ही करना है, 20 के 20 लिखने हैं, तो आप 20 के 20 लिख के भी आओगे, लेकिन अगर वो क्वालिटी नहीं आएगी तो आपको आंसर ही नहीं, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। और दोनों अप्रोचेस की फायदा है। अगर आप 20 के 20 अटेम्प्ट करो, सभी में आपको मीडियोकर मार्क्स आ गए, समझ लीजिए सभी में आपको 4 से 5 मार्क्स आ गए, तब भी आपको 100 मार्क आ जाएगा, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन होने की गारंटी नहीं होगा। अगर आप 12 सवाल लिखोगे, 12 सवाल आउटस्टैंडिंग भी लिख दोगे, तब भी आपका स्कोर उसी रेंज में आ जाएगा। इसीलिए देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस टुवर्ड्स गोइंग इन अप्रोचिंग द पेपर। एज आई एम टेलिंग यू अगेन, रिपीटिंग इट, बेस्ट केस सिनारियो तो 20 सवाल और 20 गुड क्वालिटी आंसर्स। अगर नहीं है तो थोड़ा सा एक आध सवाल आप छोड़ भी दोगे, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। 18 to 19 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी फाइन। वाई आई एम टेलिंग दिस, यू विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम। और इसके अलावा अब सेकेंड चीज होती है कि आपका जो पेपर है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। पहले ऐसा हुआ करता कि 12.5 मार्क के एक क्वेश्चन आया करते 2017-18 तक, कि अगर आप एक क्वेश्चन इज वॉज फॉर 12.5 मार्क्स। लेकिन अभी आपको सवाल आते हैं 2 तरह के, यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 में से आपके 10 सवाल होंगे जिनके आपके 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, दैट मेक्स इट 100 मार्क्स। अब इसके अलावा 15 मार्क्स की भी सवाल आ रहा है, 15 मार्क की क्वेश्चन है विच आर अगेन 10, विच मेक्स इट 150 मार्क्स। तो इसीलिए अब रिटन हियर स्टार्ट बिग। और पहले जो 10 सवाल होंगे वो 10 मार्क के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको 15 मार्क्स के आते हैं। अगर ये नंबरिंग बदल भी जाए, बस आपके दिमाग में ये ध्यान रखिएगा, स्टार्ट बिग, यानी कि सबसे पहले आपको 15 मार्क के क्वेश्चन लिखने हैं। ये मेरा सुझाव आपके लिए, स्टार्ट विथ 15 मार्कर्स ऑलवेज। अब क्यों, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, यूपीएससी का आपने हर साल का रिजल्ट देखा होगा, तो अगर आपको 50 to 55% मार्क्स मिल जाए, देन यू विल बी टॉपर, रैंक 1। 55% मार्क्स पे रैंक 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप जीएस में भी जो इवैल्यूएशन होती है उसमें एक मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, अगर आपने 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखा है तो आपको 15 में तो नहीं आने वाले। एट द मैक्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का आंसर आपने लिखा है तो 10 to 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, राइट? तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो इफ यू स्टार्ट विद 15 मार्कर्स, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट हायर मार्क्स। प्लीज रिमेंबर दिस। मैं 15 मार्कर्स क्यों ज़्यादा कह रहा हूँ, इसका एक और भी रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 18 से 19 सवाल लिख रहे हो, इमेजिन दैट यू आर राइट, यू हैव अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस, और इस 19 में मतलब आपने एक सवाल छोड़ा है, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर वो एक सवाल जो आपने छोड़ा वो 10 मार्क का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 240 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है? इसलिए अगर आपने 2 सवाल भी छोड़ दिया, अगर आप 2 10-10 मार्क के सवाल भी छोड़ दोगे, छोड़ना तो नहीं है, बट अगेन इवन इफ यू लीव, इट मेक्स इट 230 मार्क अटेम्प्ट, विच इज अ वेरी डिसेंट। दैट्स वाई स्टार्ट विद 15 मार्कर्स फर्स्ट। 15 मार्क के जो सवाल होंगे उन्हें आप पहले शुरू कीजिएगा, उसके बाद आप 10 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? राइट। द थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। दैट्स वाई रिटन थिंक बिफोर यू इंक। अब मैंने आपको बताया अप्रोच के बारे में, 2 तरह के अप्रोच। कोई एक कहता है 20 में 20 लिखिए, कोई एक कहता है नहीं भाई अच्छे क्वालिटी आंसर लिखो। What I am suggesting you have a balance between that, और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूपीएससी की एग्जाम इफ यू कंपेयर इट विथ अ क्रिकेट इनिंग्स, क्रिकेट आपने देखा होगा 2 इनिंग होती है, पहले इनिंग दूसरी इनिंग, दोनों में भी इनिंग्स को आपको प्लान करना होता है। कैसे? पहले पावर प्ले होता है, उसके बाद मिडिल ओवर्स होता है, उसके बाद अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर प्ले जहाँ पे आपको केवल छक्के और चौके मारने हैं। यूपीएससी का एग्जाम भी कुछ उसी तरह का। टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देखिए, आपके पास 3 घंटे पड़े हुए हैं, तो 3 घंटे में यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट 1 आवर इज पावर प्ले,
सेकेंड 1 आवर इज अगेन योर मिडिल ओवर्स एंड द थर्ड 1 आवर इज अनदर पावर प्ले जहां पे आपको छक्के और चौके मारने। और ऐसा क्यों होता है? जब आप एंड में छक्के और चौके मारने जाते हो इसका मतलब आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फर्स्ट 1 आवर में आपको फोकस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आंसर्स। चूज अमॉन्ग दीज 15 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आंसर्स जहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। सेकंड में ऑफकोर्स एक लल पड़ेगा आपको दूसरे घंटे में, ये सभी के साथ होता है। 1 घंटा लिखने के बाद थोड़ा सा आपको यू विल फील इनरवेटेड, तो सेकेंड आवर में आप ये फील भी करोगे। इट्स वेरी टिपिकल ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे आप अगेन 15 मार्कर्स 10 मार्कर्स का मिक्सचर करोगे, वेरी गुड क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी। अब आप थर्ड में क्या करोगे? यू गो फॉर अ मिक्सचर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी टुगेदर। तो अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्या करता था कि टाइम मैनेजमेंट के लिए छोटे छोटे स्लॉट्स में आप आंसर राइटिंग कीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको पता है कि 180 मिनट आपके पास है, टेक्निकली आपको अगर 20 के 20 सवाल लिखने हैं तो यू हैव टू राइट 1 क्वेश्चन इन 9 मिनट्स। 9 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है। इस लेवल पे आपको पहुंचना है। तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है यार मैं 10-15 मिनट में एक आंसर लिख रहा हूँ, यू आर डूइंग वेरी बैड, यू हैव टू रिड्यूस दैट टाइम। धीरे धीरे आपको कम करना है। तो ऑन एन एवरेज अगर 9 मिनट में आप एक सवाल लिख पाओगे तो यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, राइट। अब इसका मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यू आर राइटिंग ए गुड क्वालिटी आंसर। अब अप्रोच टू द पेपर, टाइम मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टुगेदर ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी का अप्रोच होगा यार मैं 20 के 20 सवाल लिख दूंगा। नॉर्मली एस्पिरेंट से क्या होता है, फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट के साथ क्या होता है, सवाल आ गया, सवाल को देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, उनको लगेगा कि मुझे आ जाता है। ये नहीं करना है, इसलिए लिखा है थिंक बिफोर यू इंक। अगर आप इस 9 मिनट को डिवाइड करोगे, मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा इस 9 मिनट में से प्लीज, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर यू, आउट ऑफ दिस 9 मिनट एटलीस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट सोचने के लिए दीजिए। मैं हमेशा मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को ये सुझाव देता हूँ कि एग्जाम में यार आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड गुड इनफ है ना तो यू विल डू वंडर्स हियर। क्यों? मेरा एक ही सवाल होता है एस्पिरेंट से, यार जब आपको मैंने एक एस्से का टॉपिक दिया तो आप करते क्या हो? आपके एस्से के पेपर में आपका अप्रोच क्या होता है? एस्से के पेपर में आप देखते हो यार टॉपिक दिया है, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा। 2 ऐसे हैं, 1.5 घंटे का है तो मैं आधा घंटा ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा, 1 घंटे में आंसर लिखूंगा। 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 वर्ड मैंने लिख दिए, है ना। तो कुछ इस तरह का अप्रोच होता है। मैं हमेशा एस्पिरेंट से कहता हूँ वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो आइडिया है आपका, उसको कभी मत छोड़िएगा। नेवर एवर लीव इट, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। क्यों आप ऐसे में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो? क्योंकि आपको आइडियाज चाहिए। वही ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज आपको 30 से 60 सेकेंड में करना है। मतलब सवाल आपने पढ़ा, आपको बकवास नहीं लिखना है। एंड बिलीव मी, मेरे अभी 6 से 6.5 साल के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में, मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 लोग, 2000 स्टूडेंट्स के पेपर तो मैं देख चुका हूँ, उनके आंसर्स भी पढ़ चुका हूँ। और मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज यू हैव रेड थिंग्स। आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे पता है, मैं लिख दूंगा। ये नहीं करना। आपको सवाल पढ़ना है, जो सवाल पूछा है उस सवाल का अप्रोप्रिएट जवाब देना है, तभी आपका आंसर क्वालिटी आंसर बनेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इन यूपीएससी एग्जामिनेशन यू ओनली नीड टू राइट अ गुड आंसर, डिसेंट क्वालिटी आंसर, गुड आंसर। अब गुड आंसर मतलब क्या होता है? एक गुड आंसर का क्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले अ गुड आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो सवाल आपसे पूछा गया है आप उस सवाल को एड्रेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको भैया मुझे पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर सवाल आ गया है, नहीं मैं पूरा फूड सिक्योरिटी एक्ट लिखूंगा, उसके सेक्शंस भी लिखूंगा, जरूरत नहीं है। इसीलिए आंसर में बकवास नहीं करना है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं बुलशिट। डू नॉट बुलशिट इन योर आंसर, बिकॉज जो इवेलुएट कर रहे हैं भाई वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें भी पता है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वालिटी ऑफ यूपीएससी आंसर इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि टू द पॉइंट। यू आर राइटिंग टू द पॉइंट, एब्सोल्युटली नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। आपने देखा है कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, सवाल में क्या पूछ रहे हैं, सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, दैट इज अ करेक्ट आंसर। अब उसके आगे दूसरी चीजें आ जाती हैं आपकी। दूसरी चीजें हो गई आपकी योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर जहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया है, डिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, आपने उसकी बॉडी लिखी, कंक्लूजन किया, ठीक है। देन द थर्ड एस्पेक्ट वुड बी, प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आपको वर्ड लिमिट में आंसर लिखना है। और यही प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के साथ, टाइम मैनेजमेंट में क्यों आप मिस आउट कर जाते हो। एक
एक बायस होता है, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज बायस। अब नॉलेज बायस क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक टॉपिक आ गया क्लाइमेट चेंज, अ वेरी जेनेरिक टॉपिक क्लाइमेट चेंज। आपको लगता है मुझे क्लाइमेट चेंज पता है, राइट? सवाल में पूछा गया क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सवाल है। अब आपको सवाल पूछा गया दैट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, द इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर इंक्रीजिंग और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स आर बीइंग सीन, कुछ इस तरह का सवाल है। अब आपने देखा, आपने सोचा क्लाइमेट चेंज तो है यार, क्लाइमेट चेंज की वजह से मैं लिख दूंगा, क्लाइमेट चेंज लिख दिया, आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट लिख दिया, पुराना क्योटो प्रोटोकॉल लिख दिया, ये सारी बकवास चीज़ें नहीं करनी, राइट? बिकॉज यू थिंक आई नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, आई राइट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट। इसको एड्रेस करना है, क्लाइमेट चेंज और लैंडस्लाइड्स को कनेक्ट करना है आपके दिमाग में। और आप कनेक्ट कब कर पाओगे? जब आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे। यार ये सवाल मुझे पूछ क्या रहा है? ये सवाल मुझे पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज और लैंडस्लाइड्स, इन दोनों को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? जैसे थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रही है, ऑफकोर्स ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से ज़्यादा वेदरिंग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बनेगा, जब वो पत्थर के ऊपर गिरेगा तो वेदरिंग ज़्यादा होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स ज़्यादा होगी तो लूज सॉइल होगी, लूज सॉइल की वजह से बारिश होगी तो आपकी लैंडस्लाइड मडस्लाइड हो रही है। तो कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी आपको करनी है, तभी आपकी आंसर में वो आपको रिफाइनमेंट भी आ जाएगी। नहीं तो यार बाकी तो सब लोग लिख देते हैं, क्लाइमेट चेंज की बकवास तो सभी लिख देंगे, बारिश हो रही है यार, अंधाधुंध बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ये सारी चीज़ें तो बहुत लोग लिख देंगे, कोई नहीं। तो जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे, जब आप रिक्वायरमेंट को समझोगे, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स, देन यू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे इस पर काउंटर भी किया और कई लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, बिल्कुल है। मेरे एस्पिरेंट्स जो कई सारे सेलेक्टेड भी हैं, जिन्होंने ये आर्गुमेंट दिया सर टाइम नहीं रहता, सोचने का टाइम नहीं रहता। मैं कहता हूँ नहीं, आप एक बार देखोगे ना, बहुत सारा टाइम होता है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मिनट्स में एक आंसर जब लिखना है तो आई एम टेलिंग यू 30 सेकेंड सवाल को पढ़िए, 10 सेकेंड सवाल को पढ़िए, 30 नहीं 60 सेकेंड भी दे दीजिए आप सोचने के लिए। जस्ट थिंक, स्ट्रक्चर योर आंसर इन द ब्रेन। कई लोग तो, मेरा सुझाव देने के बाद कई लोग तो जो रफ पेज होता है ना उस पर लिख देते कि मैं ये लिखने वाला हूँ। तो अगर आपका टाइम नहीं जा रहा है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सोचिएगा, ब्रेन स्टॉर्म वॉट यू आर गोइंग टू राइट एंड देन स्टार्ट राइटिंग। एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग आप लिख सकते। कभी कभार इससे चीज़ें या फिर एस्पिरेंट थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही है। कई लोग कहते हैं कि सर ब्रेन स्टॉर्मिंग, मुझे पॉइंट ही याद नहीं आ रहा है। अगर आपके पास 2 पॉइंट भी याद आ गए ना, तो 2 पॉइंटर का स्ट्रक्चर करते करते आपको आंसर लिखते लिखते और भी चीज़ें याद आ जाएंगी। बिलीव मी, मैं अपने तजुर्बे से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका अप्रोच किस तरह होना चाहिए, राइट। अवॉइड दीज थिंग्स जहाँ पे आप चीज़ों को एलोंगेट करोगे, च्युइंगम की तरह खींचना नहीं है, टू द पॉइंट आंसर करना है। वर्ड लिमिट ही काफ़ी कम है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में आपको देखिए यूपीएससी में यही होता है कि यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट इन मेन्स यू आर नॉट सपोज टू राइट समथिंग अबाउट दैट थिंग, नो, यू हैव टू राइट स्पेसिफिक थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यही करना है। और कई तो एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं कि यार न्यूज़ की रिपोर्ट लिख देते हैं, ये नहीं करना है। स्ट्रक्चर करना है आपका आंसर। और इंट्रोडक्शन स्पेशली देखिए, मैंने कहा कि स्टार्ट बिग विथ 15 मार्कर्स, तो 15 मार्कर्स में आपके पास स्कोप है कि आप डिसेंट वाला इंट्रोडक्शन भी कर दो। तो कई बार जो 10 मार्कर्स होते हैं उसमें स्टिक टू अ स्मॉलर इंट्रोडक्शन, प्रोबेबली 2 to 3 लाइन्स इंट्रोडक्शन इज मोर देन इनफ। और अगर आपका टाइम रन आउट हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट में कई बार आपको लगता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये मेरा खुद का फॉर्मूला था जब मैं आंसर लिखा करता था। आपको घड़ी आप पहन सकते हो, घड़ी आपके टाइम भी रहेगा, तो फॉलो रूल ऑफ 6-6-7 और प्रॉब्ली 6-7-7। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और अगर आप अच्छा कर पा रहे हो शुरुआती पावर प्ले में, देन यू कैन फॉलो 7-6-7 रूल ऑल्सो, यानी कि पहले 1 घंटे में गुड क्वालिटी अगर 6 आंसर भी लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। इफ यू रीच 7, दैट इज वेरी गुड, राइट। सो इन जनरल, my philosophy, if you're writing say 19 answers, so 6-6-7 is something very good. These 6 answers, इसका नंबर क्यों कम है? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। इन 6 सवालों में अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो आपके मार्क्स कट नहीं कर पाए कुछ इस तरह से। अगली बार फिर से आप 6 लिख रहे हो अगले घंटे में, दिस इज द फर्स्ट आवर स्कोर, दिस द सेकेंड आवर। पहले घंटे में 6, दूसरे घंटे में 6, आपने 12 सवाल खत्म कर दिए। तीसरे में मैंने 7 क्यों लिखे? कई बार तीसरे में 7-8 भी हो जाते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, 10 मार्क की क्वेश्चन है,
और लास्ट के समय में बहुत तेज़ी से आप लिख देते हो, राइट, बिकॉज दैट दोज व्हाट डू यू कॉल इट, जो एंडोर्फिन्स हो गए, आपके एड्रेनलिन हो गए, तेज़ी से हार्मोन भागते रहते हैं और तेज़ी से लिख सकते हो, तो आप क्लियर भी कर सकते हो। ये चीज़ें 668 तक भी जा सकते हो। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगेन दिस जस्ट माई सजेशन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया, इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं कि आपको फॉलो करना है, स्पेशली अगर 2023-2024 के कैंडिडेट्स हैं तो दे कैन फॉलो दीज आइडियाज़ फ्रॉम बिगनिंग। बट अगर आपने अपना शेड्यूल बनाया, आपने अपने आइडियाज़ बनाए, तो उसमें सिर्फ इसको इनकॉर्पोरेट करना सीखिएगा, थोड़ा सा ट्वीक करना सीखिएगा। देयर इज नो नीड टू चेंज और ब्रिंग एन अपहीवल इनटू योर आइडियाज़, ठीक है। तो ये तो जस्ट इन जनरल बातें थी मेरी तरफ से, थोड़ा सा गोल्डन वर्ड। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में फोकस क्या रहने वाला है, और उस फोकस को सीखने के लिए, फिर उस फोकस को जानने के लिए चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? नो, यूपीएससी में सवाल तो रिपीट नहीं होने, ऑल्दो प्रीलिम्स में कुछ सवाल रिपीट हो चुके हैं, पहले प्रीलिम्स में हो गए या फिर सीसैट में कभी कभार रिपीट होते हैं। हिस्ट्री में मैंने देखा है कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए एक आध सवाल रिपीट हुए हैं, लेकिन मेंस में यू डू नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चन टू बी रिपीटेड। लेकिन हम लोग यहाँ पे पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस को देखेंगे, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ताकि हम लोग यहाँ पे समझे कि किन टॉपिक्स पे, किन ट्रेंड्स पे सवाल आ रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि यार चीज़ में जानता ही नहीं, और ये भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभार यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल सवाल आते हैं। समटाइम्स ऐसे यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, समटाइम्स देयर आर सरप्राइजेस, समटाइम्स देयर आर गुगली क्वेश्चंस जहाँ पे पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ वेरी फाइन अगर आप अपने दिमाग में रिजिड नंबर लेके जाओगे, यार मुझे 20 के 20 सवाल लिखने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, डिसइल्यूजनमेंट हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा आपका अप्रोच, फ्लेक्सिबल अप्रोच टू 18 to 19 क्वेश्चंस। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैग्मेटिक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट केस सिनारियो तो 20 सवाल, वो तो है ही है। आई एम नॉट टेलिंग कि 20 मत लिखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ एस्पिरेंट्स कहेंगे कि सर आप डिस्करेज कर रहे हो, नहीं, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, आई एम टेलिंग यू टू बी प्रैग्मेटिक, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया क्यों। 2021 में कुछ सवाल आ गए थे। पहला सवाल था, हाउ इज S-400 डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब देखिए, जैसे आपने सवाल पढ़ा आपको पता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, लेकिन यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा बारीकी से S-400 के बारे में लिखने को बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका जेनेरिक आंसर हो जाए कि आप S-400 के बारे में लिखोगे, S-400 रशिया से खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें फलाना है ढिमकाना नहीं, ये बहुत ही जेनेरिक आंसर है। यहाँ पे आपको देखना है कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी के बारे में बात करें, तो इसीलिए आपको बेटर रहेगा कि S-400 तो है ही, लेकिन S-400 के अलावा आप जैसे दूसरे सिस्टम से, जैसे यूएस का थर्ड सिस्टम, तो अगर आप थर्ड सिस्टम के बारे में जानते हो, थोड़ा सा S-400 के बारे में थोड़ा सा जानते हो, दोनों की कंपैरिजन से लिखोगे S-400 इज बेटर देन दिस करके, दैट मेक्स इट अ बेटर आंसर देन योर जेनेरिक आंसर। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि जब आप सवाल पढ़ोगे आपको देखना है कि किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अब जैसे दूसरा सवाल था 2021 में माइक्रो इरिगेशन जुड़ा हुआ, दो एग्रीकल्चर से इसको जोड़ सकते हैं, बट एग्रीकल्चर माइक्रो इरिगेशन ने वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने में या फिर सॉल्यूशन लाने में कैसे मदद करता है, इसको आपको लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि माइक्रो इरिगेशन ये होता है, माइक्रो इरिगेशन होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन ये है वो है फलाना, ये चीज़ें तो है ही हैं। बिल्कुल माइक्रो इरिगेशन का मतलब इंट्रोड्यूस कीजिएगा, देन राइट हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन वाटर क्राइसिस, कि वाटर एफिशिएंसी कैसी है। नॉर्मली अब जब आप पानी देते हो या फिर नॉर्मली जो इरिगेशन हो रहा है, उस नॉर्मल इरिगेशन में और माइक्रो इरिगेशन में दोनों में एफिशिएंसी में क्या अंतर है, राइट। इस तरह की चीज़ें विद सम एविडेंस, विद सम स्टडी, तो थोड़ा सा क्रेडिबल भी बन जाते हैं आपके आंसर। इसके अलावा एक सवाल है बायोटेक्नोलॉजी पे, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ इस तरह के सवाल जहां पे आपको देखना है। सबसे पहले अगेन यू हैव टू फोकस हियर, जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, और इस सवाल में कई सारे स्टूडेंट लिख दिया होगा कि यार बायोटेक्नोलॉजी में लिख दे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इन जनरल, लेकिन यहाँ पे सवाल है अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, सो फोकस ऑन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। और देखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की वजह से पुअर सेक्शंस की सोसाइटी को, पुअर सेक्शन को कैसे मदद मिली है, वल्नरेबल सेक्शन को कैसे मदद मिली। उदाहरण के साथ कुछ एविडेंसेस के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताइएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मदद है अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर में कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए, और इनको सोचना है। ऐसा नहीं कि जैसे सवाल पढ़ा कि अंधाधुंध लिखना शुरू करना, नहीं। थोड़ा सा सवाल को पढ़िएगा,
उसके कीवर्ड्स को देखिएगा और फिर आंसर करना सीखिए। देखिए ये एक सवाल था जहाँ पे मैं कह सकता हूँ इट वॉज अ गूगली काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि सभी लोग थोड़ा सा सवाल पढ़ के डर जाएंगे कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014, आपको लगेगा कि यार 2014 का सवाल क्यों पूछा है। अब यहाँ पे फोकस आपका नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2014 नहीं है। यस, इट वाज अवार्डेड टू अकासाकी, अमानो एंड नाकामुरा। ब्लू एलईडीज की वो लोग रिसर्च कर रहे थे, 1990s में रिसर्च कर रहे थे, तो ब्लू एलईडी तो आया, राइट। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इट इज़ वेरी गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। लेकिन द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड योर एवरीडे लाइफ, यानी कि आपको एलईडीज के बारे में लिखना है, ब्लू एलईडीज की वजह से आपके लाइफ में क्या बदलाव आया है, इसके ऊपर फोकस करना है। यस, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अच्छे से लिख दीजिएगा। इसके अलावा डरना नहीं है कि नोबेल प्राइज फिजिक्स 2014 के बारे में पूछा नहीं, ये एक सवाल है जहां पे आपको ब्लू एलईडीज की इन्वेंशन से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, राइट। तो कुछ इस तरह के सवाल है। 2020 में आप देख सकते हो एक सवाल है नैनो टेक्नोलॉजी पे। अब सिंपल है, नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे आप समझोगे नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सप्लेन कर दीजिएगा कैसे वो हेल्थ सेक्टर में, स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग हमारी इस इंटरेक्शन में बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी आपको कैसे मदद करेगा अलग अलग सेक्टर, हेल्थ में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, या फिर किसी और फील्ड में, एग्रीकल्चर में हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। इसके अलावा एक सवाल है जेनरिक से सवाल, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली इन आवर लाइफ। ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आपके पास थोड़ा सा स्कोप है कि आप लिख सकते हो कैसे आपकी लाइफ में इंटरवोवन है, तो जेनरिक टाइप का सवाल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज ने कैसे एक मदद लाई, किस तरह की स्ट्राइकिंग चेंजेस लाई है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। कुछ उदाहरण, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो जिससे आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल है डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ऑल्दो इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस सवाल को डाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में साइबर क्राइम्स, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम क्या है, कैसे हम लोग उससे लड़ रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा सवाल है। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक का सवाल एक एक्सपेक्टेड था 2020 में। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो करंट अफेयर्स का फोकस एवरीवेयर, कोविड-19 पैंडेमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैसे टेक्नोलॉजी ने मदद की है पैंडेमिक में। तो इसके ऊपर तो कई सारा लिटरेचर भी आया था करंट अफेयर्स में कि कैसे मदद हो रही है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे, कई सारे ऐप्स आ गए थे, राइट। कोविड से जुड़े हुए ऐप आ गए, अब कोविन वाले ऐप आ गए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। 2019 में सवाल आ गया, ये एक गूगली सवाल है, पहला वाला, इंडिया वॉज बेनिफिटेड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस रेस्पेक्टिवली। कैसे बेनिफिट किया इंडिया ने, ये बताना है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें हैं, अब एम एस स्वामीनाथन के बारे में आपने सुना होगा, स्वामीनाथन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ से स्वामीनाथन कमीशन की कुछ आइडियाज़ बता सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इसके बारे में डेटा नहीं है देन आई डू अंडरस्टैंड, राइट। बट अगेन इन सारे सवालों को आप लास्ट में रख सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए, कई बार इसके ऊपर डेटा नहीं मिलता है। बट अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए मैं कहूँगा सोचोगे, तो आपके पास आइडियाज़ भी आ जाएंगे लिखने के लिए। सर एम विश्वेश्वरैया हो गया, KRS, राइट, KRS डैम उन्होंने लिखा था। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से कई सारे डैम्स जो साउथ इंडिया में, स्पेशली उस समय में मैसूर स्टेट था, मैसूर स्टेट में उन्होंने इरिगेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की। तो अगर आप कुछ चीज़ें याद आएंगी तो यू कैन डू दिस थिंग, बट दिस इज अ गूगली क्वेश्चन। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन बनाने का क्या कोई इंडिया का प्लान है क्या, कैसे वो बेनिफिट करेगा, राइट। इस तरह के सवाल आते हैं। आई होप कि अभी आपने अप्रिशिएट किया होगा, जो शुरुआत में मैंने बताया था, प्रीलिम्स के लिए जो मेरी तैयारी होती है वो थोड़ा सा अलग है, जो माइक्रोस्कोपिक होती है। प्रीलिम्स में जब हम लोग स्पेस सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं स्पेस मिशंस के ऊपर, सैटेलाइट लॉन्चेस के ऊपर, तो स्पेसिफिकली जहाँ पे आपको मैच करना है किस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन यहाँ पे इट इज़ मोर ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन कि इंडिया का स्पेस स्टेशन के बारे में, या फिर इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह के सवाल, जहाँ पे अगर हम लोग इसी लाइन पे जाए तो आपको पता है कि इंडिया में क्या मिशन चल रहे। गगनयान एक मिशन हो गया, राइट, गगनयान मिशन है, तो गगनयान मिशन से आगे आने वाले समय में हमें क्या मदद मिल सकती है, या फिर हाउ विल इट बेनिफिट इंडिया, हाउ विल इट बेनिफिट कॉमन पर्सन, हाउ विल इट बेनिफिट दी साइंस कम्युनिटी इन जनरल, या फिर चंद्रयान हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, चंद्रयान की वजह से क्या मदद मिल सकती है आगे चल के। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल था गूगली, अगेन साइबर डोम प्रोजेक्ट, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो अगर आपको साइबर डोम प्रोजेक्ट पता है तो अच्छा है। अगर देन हाउ विल इट
हेल्प इन कंट्रोलिंग योर क्राइम्स। तो करंट अफेयर्स से आपको अवगत रहना पड़ेगा, अगर पता है तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो इट बिकम्स अ टफ क्वेश्चन। इसके अलावा अगेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से फार्मर्स को क्या मदद मिल रही है, इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जनरल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी फार्मर्स की लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव कर रहा है। 2018 में एक और गूगली था, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कैसे सत्येंद्र नाथ बोस की आइडियाज़ ने फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज किया था। ये तो हम क्वाइट श्योर कि आपने बेसिक फिजिक्स वगैरह में देखा होगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो काफ़ी डिसेंट है 10 मार्क का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अनदर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से है, बायोटेक्नोलॉजी से और बायोफार्मा यानी कि बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल्स जो आते हैं उसमें कैसे मदद कर चुका है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का उसमें क्या योगदान है। इसके अलावा एक और सवाल है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, राइट। विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स इंडिया इज लुकिंग टू एक्सपैंड न्यूक्लियर एनर्जी। काफ़ी सिंपल सा सवाल है ये, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके फैक्ट्स के बारे में बताइए और डर क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए। मोर एन ईजियर क्वेश्चन आई वुड से हियर, बट अगेन यहाँ पे कैसे हम लोग आंसर को रिफाइन कर सकते हैं, किन फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। 2017 में इट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे 10 और 15 के सवाल आ गए थे। अगेन फिर से बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, स्टेम सेल थेरेपी से जुड़ा हुआ सवाल है। स्टेम सेल थेरेपी क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी और इसके एडवांटेजेस क्या है। कई बार स्टेम सेल थेरेपी की एथिकल इश्यूज़ के ऊपर भी सवाल आते हैं, डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा अगेन यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज़ अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन चंद्रयान एंड मॉम, दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट हैज़ नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस मिशन। तो इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना था। अभी तो देखिए, अभी तो हम लोग इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन्ड मिशन हम लोगों ने प्लान किया है। गगनयान मिशन इंडिया का मैन्ड मिशन है, तो गगनयान मिशन से किस तरह आगे इंडिया को मदद मिल सकती है, दैट कैन बी एंटिसिपेटेड। अगेन गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें 3 फेजेस क्या है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, ये जानने की ज़रूरत है। जब हम लोग 3 फेजेस के बारे में जानेंगे तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हमें पता चलेगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फ़ायदे क्या हैं ये भी पता चलेंगे। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है, राइट। तो इसके लिए प्रिपरेशन हो जाती है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आई वुड से क्वेश्चन नंबर 3। 2016 वॉज द लास्ट वेयर पैटर्न वेयर जहाँ पे सभी सवाल 12.5 मार्क्स के थे, 12.5। तो यहाँ पे कोई फंडा नहीं होता था कि पहले 15 के करने फिर 10 के करने, राइट, क्योंकि एवरीथिंग वाज 12.5। बट नाउ द पैटर्न हैज़ चेंज टू 10 एंड 15 क्वेश्चन। 2016 में भी कुछ ऐसे सवाल आ गए थे। एक था व्हाट इज एलोपैथी, अगेन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है बट स्टिल साइंस में। डिस्कस इट्स रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इरिगेटेड एग्रीकल्चर, राइट। तो एलोपैथी क्या है, एलोपैथी आपको पता है कि केमिकल, जो प्लांट से केमिकल रिलीज होते हैं उसकी वजह से जो अलग दूसरे प्लांट्स पे इफेक्ट होता है। एलोपैथी स्टडी ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय प्लांट्स, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट पे इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के भी सवाल आ चुके हैं, राइट। इसके अलावा अगेन स्पेस साइंस, इंडिया की अचीवमेंट क्या है स्पेस साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और कैसे स्पेस को हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा फोकस है ऑन एप्लीकेशन, फोकस है ऑन पीपल, फोकस है ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। फार्मर्स की कैसे मदद होगी, वुमेन की कैसे मदद होगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद होगी, इन तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस है। इसके अलावा अगेन नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है, वाई नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ 21st सेंचुरी। इंडिया के नैनो मिशन के बारे में बताइएगा, तो उसी समय पे नैनो मिशन भी बना था। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था। इसके अलावा अगर हम 2015 की बात करेंगे, फिर से स्पेस का एक सवाल था IRNSS के बारे में, नाविक, उसी समय पे प्लानिंग चल रही थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, प्रिसीजन पोजिशनिंग सिस्टम, GPS एरा में इस तरह के सवाल आ गए थे। अगेन प्लीज रिमेंबर करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है ये, कि IRNSS प्रोग्राम वाज अलॉटेड न्यूज इन 2015, तो इसीलिए दैट वाज अ क्वेश्चन। इसके अलावा डिस्कस द एडवांटेज एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर्स विज़-अ-वी हाउस मशीन बेस्ड होस्टिंग फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। अगेन ये तो अभी कई दिनों से चल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एरा में हम लोग डेटा लोकलाइजेशन की बातें करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है। अगेन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रोहिबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज्ड बाय रोबोट्स। अब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी और लेबर का कनेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ये आजकल का बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या मैनुअल लेबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, इस तरह के भी सवाल हम लोग
थिंक कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह का सवाल है। और साथ ही साथ बात कीजिएगा, डिस्कस द इनिशिएटिव्स दैट कैन प्रोपेल द रिसर्च इन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सब्सटैंटिव एंड गेनफुल इनोवेशन। यानी कि रोबोटिक्स जहाँ पे लेबर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्या हम लोग रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्ली से सुएज में सुअर क्लीन करने के लिए, राइट, जो सुअर्स होते हैं, सुअर्स को क्लीन करने के लिए रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान को हटा दीजिए वहाँ से, राइट। प्रोहिबिटिव लेबर जहाँ पे भी है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में सुअर्स में, तो एक उदाहरण आपके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, अब इससे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कई बार आपके दिमाग में ये आ गया, यार ये तो बहुत टफ सवाल है यार, ये मुझे पता नहीं है। आपको ध्यान रखनी, ये उस साल की करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि IRNSS है। यू डू नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन नाउ प्रोबेबली, या फिर जो चंद्रयान वाला सवाल था, चंद्रयान हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन टुडे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स बेस पे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको एवरग्रीन तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले है हमारा ऑब्जर्वेशन है GS पेपर 3 इज़ वेरी स्कोरिंग। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि GS पेपर 3 में इन जनरल डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, GS पेपर 3 पेपर 4 आर क्वाइट स्कोरिंग। जनरल स्टडीज में बात करें, एथिक्स और GS पेपर 3 में हाइयर मार्क्स आते हैं इन जनरल। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यू कैन सी, राइट, इवन आई थिंक माई मिनिमम मार्क्स 108, ठीक है, इट इज मोर देन दैट ऑन जनरल, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा 3 से 4 सवाल कंटिन्यूसली आ रहे हैं ऑन एन एवरेज 40 to 45 मार्क्स। सो दे आर अ मेक और ब्रेक फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। इट्स अ मेक और ब्रेक। अगर मेक और ब्रेक भी नहीं है तो मैं कहूँगा इट्स अ डिफरेंस बिटवीन योर IAS एंड द अदर पोस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए आपको 2 मार्क कम आ गए तो आपको IAS नहीं मिला, आपको IPS मिल गया, और 2 मार्क कम आ गए, IPS नहीं, आपको IRS मिल गया। तो आई एम नॉट टेलिंग दैट द सर्विसेज आर डिफरेंट, बट अगेन योर एस्पिरेशन वुड बी टू गेट IAS, तो वो, या फिर आपको अगर 1 मार्क यहाँ पे कम आ गया, 1 मार्क कम आया, तो आपको कैडर भी अलग मिल सकता है। यू माइट बी लुकिंग फॉर से महाराष्ट्र कैडर, राइट, यू माइट गो इनटू सम अदर कैडर इन सम रिमोट लोकेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो, तो इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर एवरीबडी, ठीक है। इसके अलावा फोकस है करंट अफेयर्स के ऊपर ही, फोकस है करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन कुछ स्टैटिक चीज़ें जो हम लोग अभी बात करने वाले थोड़ी देर में, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड में हम लोगों ने देखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर एक इटर्नल फोकस रहा है। इसके अलावा बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, ये तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया। इसीलिए इस सरप्राइज की वजह से ही स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो फ्रेमवर्क नहीं बना पाते, थोड़ा सा सब्जेक्ट से डरते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। अब फोकस ऑन करंट अफेयर्स तो है ही है, लेकिन इसी फोकस के साथ अगर हम लोग बात करें, कुछ एरियाज है विच हैव बीन रादर इटर्नल। यस, देयर हैव बीन सम सरप्राइजेस फॉर विच वी हैव टू बी रेडी। आपकी प्रिपरेशन में, आपकी करंट अफेयर्स में आपको आइडियाज कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दो सरप्राइज। लेकिन कुछ फोकस एरियाज हैं जहाँ पे आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी से सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बायोटेक एप्लीकेशन इन बायोफार्मा, बायोटेक एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स, बायोटेक एप्लीकेशन स्पेसिफिकली फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी जुड़े हुए सवाल है ही है। ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा, अभी हम लोगों ने पिछले 6 सालों का डेटा देखा, कम से कम 3-4 सवाल नैनो टेक्नोलॉजी पे देखे। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कैसे हेल्थ केयर में आपको मदद करेगा, आगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे मदद करेगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से भी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवरग्रीन है सब्जेक्ट, और इस बार एक्सपेक्ट भी कर ही सकते हैं हम लोग ICT में कई सारे जैसे डायमेंशंस है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। मल्टीपल डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल ICT में हम लोग बात कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकते हैं, जो न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में जो हम लोग बात करें। तो कुछ इस तरह के अलग अलग डायमेंशंस बनते हैं जो हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा सवाल है, लेकिन अगेन स्पेस टेक में प्रीलिम्स फोकस नहीं रहेगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यार प्रीलिम्स में हम लोग, जैसे आपने देखा होगा लक्ष्य में देखा होगा, अलग अलग मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए थे, अलग अलग लॉन्चेस बताए थे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, दूसरे सैटेलाइट्स क्या है, कितनी तरह के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने फोकस की थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मैक्रो व्यू रखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी,
स्पेस डिप्लोमेसी हो गई, स्पेस बेस्ड कोई आइडिया है जिसकी वजह से कॉमन मैन को मदद कैसे मिलेगी, तो इस तरह के थीम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे शॉर्ट में। डिफेंस टेक में भी आपको ध्यान रखना है, डिफेंस में भी यू वुडंट एक्सपेक्ट कि यार ये नाग मिसाइल क्या है, त्रिशूल मिसाइल क्या है, अग्नि मिसाइल क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं। यू नीड टू हैव अ मैक्रो आइडिया कि डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन हो रही है, जैसे S-400, स्पेसिफिकली S-400 की टेक्निकल सुपीरियरिटी क्या है, ये आपको समझ में कब आएगा, क्योंकि इंडिया ने S-400 का ऑर्डर दिया। अब आपको ये जानना चाहिए S-400 का ऑर्डर क्यों दिया, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। S-400 ही क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास एक और थार्ड भी था, यूएस से भी मैं थार्ड ऑर्डर कर सकता था, लेकिन मैंने S-400 क्यों ऑर्डर किया। जैसे आप ये समझोगे देन इट बिकम्स वेरी इजी। सो यहाँ पे भी हम लोग एक मैक्रो लेवल प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिफेंस पॉलिसी के बारे में समझेंगे, डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सो दीज वुड बी आवर फोकस एरियाज, जहाँ पे हम लोग अलग अलग थीम्स में डिस्कशन करेंगे। अगेन दैट वुड बी आवर अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड। So this was the first class, and in our next lecture we'll talk about biotechnology. Biotechnology के अलग अलग themes के बारे में discussion करेंगे, biotechnology and ethics, biotechnology related research, stem cell therapy, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और किस तरह के सवाल आ सकते हैं ये भी हम लोग एंटिसिपेट ज़रूर करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। नेग्लेक्ट नहीं करना है, इट कैन मेक और ब्रेक। और इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले वो आप काफ़ी मदद करेगा मेंस के दृष्टिकोण से, राइट। एटलीस्ट बेयर मिनिमम फॉलो एटलीस्ट दीज, राइट, दैट वुड बी माय एडवाइस टू, राइट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल बिगिन एंड एंटर इनटू दीज फोकस एरिया, राइट। दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी आइडिया, जहाँ पे मैं आपको कुछ सुझाव देना चाह रहा था। आई थिंक फुलफिल्ड दैट ऑब्जेक्टिव। Right, till we meet next time, stick to your schedule, prepare very well, और आप जानते हैं कि you can follow me on my ID @RahulSai222। आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, you can directly message me on Instagram, I do respond, and just अगर आप एक सवाल भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेंस 100 लिख के आप मैसेज कर दीजिएगा, I'll find that message and I'll reply and respond quickly itself. Thank you for watching this video. जय हिंद। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।